हाय गाइस, दिस साइड से विपुल शाह। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन एज पर फाइनेंस एक्ट 25। तो जिन बच्चों का 2025 में एग्जाम है उनके लिए सबसे फायदे वाला रिवीजन है। अभी पहली चीज, रिवीजन लेक्चर देखना क्यों है ना, वो पहले आप समझ लो ताकि आप सेशन प्रॉपर से अटेंड करोगे और आपको उसका फायदा होगा। सी बेसिकली डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें सपोज अपने लेक्चर 250 घंटे के हैं। अब इसको फास्ट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अभी आप जब घर पे रिवाइज करते हैं, अब इसके अगर मैं थेरी नोट्स देता हूँ तो थेरी से तो रिवाइज होगा, बट मैंने अगर आपको वीडियो लेक्चर दे दिया तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इसलिए आपको करना क्या है, जैसे आपका रेगुलर जो आपने मेरे लेक्चर्स लिए वो कंप्लीट होता है, इमीडिएटली एक बार देखना है और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी देखना है। तो आप नोट डाउन कर रखना कि आपको मिनिमम रिवीजन ये 2 बार करना है एग्जाम के पहले, मिनिमम 2 बार। पहला कब करना है, जैसे आपका चैप्टर क्लास में कंप्लीट होता है उसके बाद इमीडिएटली करना है, ताकि आप चीजों को भूलोगे नहीं। ठीक है, हाँ, इसका प्लानिंग कैसे करना है, कब करना है, ये आपको डिसाइड करना है। एंड सेकंड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस या उसके पहले का टाइम मिलता है, बट 2 बार मिनिमम रिवीजन चाहिए एग्जाम के पहले। वन रिवीजन इज नॉट इनफ। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, सर ये अपडेटेड है क्या? यस दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मैंने। ये जो अपने को नोट्स है, दिस इज एज पर फाइनेंस एक्ट 24 है, फुल्ली अमेंडेड है, फुल्ली अमेंडेड फॉर 2025 एग्जाम। तो डरने की बात नहीं है, दीज आर फुल्ली अमेंडेड नोट्स। ठीक है, तो उसमें सभी अमेंडमेंट्स कवर है, टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ बच्चे बोलते सर अमेंडमेंट लेक्चर सेपरेट दोगे? यस, वो भी अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा, वो भी यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो जिनको रिवीजन विद अमेंडमेंट देखना है ये देख लो, जिनको ओनली अमेंड देखना है उसके लेक्चर भी अलग से आएंगे। दिस इज प्योरली रिवीजन, पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा और इन सब के आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे सर? नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आपको उसमें ज्वाइन करना है। जैसे आप वहां पे ज्वाइन कर देंगे, हम आपको वहां पे नोट्स शेयर कर देंगे। एंड सपोज नोट्स शेयर नहीं हुआ तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, विल शेयर यू नोट्स। बट हमने पिन करके रखा है तो आपको मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो। तो फटाफट टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है, बट उसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो चलिए मस्त रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एंड इसको आपको 2 बार कवर करना है। ठीक है, तो कम से कम समय में मैं मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। वन मोर थिंग, ये रिवीजन सेशन है, ये नए लेक्चर्स नहीं है। मतलब क्या, जब तक आपका चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होता है ये डायरेक्ट लेक्चर नहीं। ये बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर इफ आई डू ओनली रिवीजन में पास हो जाऊंगा। गाइस क्वेश्चन ही गलत है। अगर ऐसा होता तो इंडिया में सभी फैकल्टी टैक्स 50 घंटे में खत्म करते, 200-250 घंटे नहीं पढ़ाते। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो ये रिवीजन कौन देखेगा, कौन देखेगा बताओ? जिन लोगों ने रेगुलर क्लास में, फिर आपका क्लास कोई भी हो, अपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है उसके बाद देखना है, पहले नहीं देखना है। सर मेरा बैकलॉग तो मैं देख लूँ, कि मैं वापस भी बोल रहा हूँ कि जब तक आपका रेगुलर चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि उसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। जैसे चैप्टर मैंने 12 घंटे पढ़ा है, रिवीजन 1-1.5 घंटे में होता है। सो बिना ओरिजिनल लेक्चर देखे रिवीजन पे नहीं आना है। रिवीजन देखना आपके लिए तभी कंपलसरी है जब आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया। तो फर्स्ट कवर योर बैकलॉग, देन वॉच रिवीजन लेक्चर्स। एंड ये मिनिमम कितनी बार करना है? 2 बार। चलिए, सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स गो अहेड एंड मस्त तरीके अपन रिवीजन कंप्लीट करते हैं। मजा आएगा आपको, बहुत डिटेल में कवरेज करेंगे और मजा आएगा। बस ये वीडियो ईमानदारी से एंड तक देखना है और टाइप करके भेजो कितनी बार रिवीजन करना है। मिनिमम 2 बार। वन रिवीजन इज नॉट इनफ, 2 रिवीजन करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाओगे। चलिए, तो पहला अपना जो चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट। अभी सबसे पहला बेसिक डिस्कशन, व्हाट इज टैक्स? सबको पता है टैक्स का मतलब इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को काफी अलग अलग पर्पज के लिए पैसा लगता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन है ना। अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट काफी लोगों को सब्सिडी देती है, नई नई योजना लेके आती है जिसके लिए फंडिंग किया जाता है। उन सब के लिए पैसा कहाँ से कलेक्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस। इन टैक्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स के 2 पार्ट्स है। नो, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते।
आपने जो भी इनकम अर्न किया है उस पे जो आप टैक्स देते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आप हो या मैं हूं, वट एवर इनकम, अभी आप तो स्टूडेंट हो, बट सपोज आप कुछ साल का पैसा अर्न करना स्टार्ट करोगे तो आपको जो भी इनकम मिलेगा उसका टैक्स आपको ही देना है, आप उसका बर्डन स्विच नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स विच इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, और इसका बर्डन हम शिफ्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपने मेरे क्लासेस लिए हैं या किसी और फैकल्टी के अपने क्लासेस लिए हैं, तो उस पे जो जीएसटी है उस फैकल्टी ने आपके ऊपर शिफ्ट किया है, आपने उनको दिया और हमने गवर्नमेंट को पे किया है। सो फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी इज पेड बाय विपुल शाह, बट द बर्डन इज पास ऑन, और ये सबको पे करना पड़ता है, मेरे को भी पे करना पड़ता है। जैसे लैपटॉप है जिसमें मैं सिखा रहा हूँ, ये मैंने लैपटॉप एप्पल से लिया है, तो एप्पल शोरूम वाले ने क्या किया, मेरे पे जीएसटी पास ऑन किया, मैंने उनको पे किया, उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया, बर्डन पास ऑन। ये जो सिस्टम है जहां पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो कैमरा है ये मैंने खरीदा है, तो इसका जीएसटी मैंने पे किया है एंड बाद में गवर्नमेंट को मिला है। तो हर एक आदमी, नॉट ओनली आप, मैं भी, हर एक आदमी इंडिया में जो एंड यूजर है, वट एवर थिंग्स यू एंड मी आर कंज्यूमिंग, वी आर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स ऑन दैट। तो उसमें आता है जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। ये धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा उसका डिस्कशन होगा। इसमें एक पॉइंट बताना चाहूंगा रिवीजन मोड में कि क्या पालन करना है, इसका जो नेचर है। डायरेक्ट टैक्स का नेचर है कि जैसे आपका इनकम बढ़ता है, स्पेशली फॉर इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, है ना, बीओआई, एजीपी, इनकम जैसे बढ़ेगा वैसे टैक्स बढ़ता है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव नेचर। इवन फॉर अदर एसेसिस, सरचार्ज रेट क्या होते हैं, देखो चेंज होते हैं, है ना, आपके इनकम के हिसाब से सरचार्ज रेट कीप ऑन चेंजिंग। एक लेवल पे आप पे फिर वो सेम ही रहता है, एग्री, बट स्टिल अप टू दैट पॉइंट वो बढ़ते रहता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर। जैसे इस क्लास में सपोज 300 स्टूडेंट्स है अभी, इन सभी ने जो जीएसटी पे किया है वो सेम है, लेकिन सबका फाइनेंशियल पोजीशन सेम नहीं रहेगा। किसी का अच्छा रहेगा, किसी का बहुत अच्छा रहेगा, किसी का ओके ओके रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन, तो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। बट इनकम टैक्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसका इनकम ज्यादा रहेगा वो ज्यादा इनकम टैक्स पे करेगा, जीएसटी सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या है? अच्छा, पहले लॉ एंड एक्ट। सो एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। जब भी हम सभी एक्ट को जोड़ देते हैं, एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, वो क्या बन जाता है? लॉ। सो लॉ इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो मैं आपको जो एक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो 1961 पढ़ाने वाला हूँ, जो भी लेटेस्ट चल रहा है, अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 24। एक्ट 1961 का है, बट अपन रिवीजन मोड में बैठे हैं, अपन ने चैप्टर 1 डिटेल में पढ़ाई किया है, तो बेसिक्स में मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया कि एक्ट कैसे बनता है। ये कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अपन? लेटेस्ट कौन सा बताओ? फाइनेंस एक्ट 24, लेटेस्ट लेक्चर से ये अपडेटेड, जो 2025 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके, तो ये एक्ट बना है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। रूल्स क्यों लगते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस। तो रूल्स बना के, चेंजेस मतलब जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। ये रूल्स कौन बना देता है? सीबीडीटी। देन जो अभी मैंने कहा था कि एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो कौन लेके आता है? फाइनेंस एक्ट। एंड अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 24 पढ़ रहे हैं। देन होता है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। नाउ सर्कुलर का पर्पस है टू क्लेरिफाई। काफी बार लॉ में क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है, इंटरप्रिटेशन लोगों के अलग अलग होते हैं। तो जहां पे लॉ मेकर को रियलाइज होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है, लोगों अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, सो दे क्लेरिफाइड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर। जैसे जब भी अपना सिलेबस चेंज होता है ना, ओल्ड टू न्यू, सर्कुलर आता है कि नहीं आता है, कि हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड सिलेबस फॉलो के लिए होगा, बच्चों में डाउट आता है कि मेरे को नए स्कीम में क्या होगा, तो विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर इसको क्लेरिफाई किया जाता है। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन जो होता है टू मेक चेंजेस होता है ना, कुछ नई चीजों को नोटिफाई करना है। जैसे कोविड आया था, कोविड आने के बाद सडनली गवर्नमेंट को नए चेंजेस करने पड़े, तो बजट के बाद जो चेंजेस करना है, जो बजट में नहीं है
बट जब भी हम लॉ को, एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना, कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, तो उसके लिए नोटिफिकेशन लाया जाता है, बाद में उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है, वहां पे फिर उसको वापस अप्रूव करना जरूरी है। टाइमिंग, क्योंकि देखो पार्लियामेंट 365 दिन नहीं चलता है, तो जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं आता है तब तक विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन काम आगे बढ़ाया जाता है। फिर पार्लियामेंट में उसको एक्सेप्ट किया तो फिर वो लॉ में ऐड हो जाएगा, खारिज किया तो फिर वो वाइड हो जाएगा, तो उसके आगे वाइड होगा। जो पहले डिसीजन लिया उसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये बाइंडिंग होता है सबके लिए। सर्कुलर जो है वो अपने लिए बाइंडिंग नहीं है, ऑफिसर्स के लिए बाइंडिंग है, बट नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन एसएससी एज वेल एज द ऑफिसर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। तो इसका नेचर आपको लिख कर रखना है कि सर्कुलर क्या है, ऑफिसर्स के लिए बाइंडिंग है, अपने लिए वो गाइडेंस है, बट नोटिफिकेशन दोनों के लिए बाइंडिंग है, एसएससी एज वेल एज एसएससी ऑफिसर दोनों के लिए बाइंडिंग है। तो ऐसे पॉइंटर्स भी लिखते जाओ ताकि थोड़ा आपको लर्न करने में और मजा आएगा। ओके, तो ये थे 3 पॉइंट। अभी 4th पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, है ना। हर एक लॉ का माई बाप कौन है, कोई भी इंडिया में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो अपन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इनकम टैक्स के जो रिक्वायर्ड है अभी रिवीजन मोड में है। रेगुलर क्लास में अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में, अभी रिवीजन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही कहा है ये रिवीजन लेक्चर से आपका जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है डायरेक्टली लेक्चर्स मत देखना ही है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को पढ़ना है आर्टिकल 246, है ना। अपन ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 265, आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246। कितने आर्टिकल इंपॉर्टेंट है लिख के रखने सब, आर्टिकल 245, 246, 265 अपन ने रेगुलर क्लास में पढ़ा था। तो इसका एक एक 1 लाइन का इंपॉर्टेंस लिख के रखना है ताकि अपना भी रिवीजन होता है। तो इस तरह से रिवीजन करेंगे ना, खुद के हैंड रिटन नोट्स रेडी हो जाएंगे, किसी और को लेने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स का मतलब तब भी चाहिए जब तुम खुद लिखोगे। अभी मैं भी मेरे नोट्स आपको दे रहा हूँ, अब ये मेरे हैंड रिटन है, उसका आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा समझदार बनना है। तो ये खुद नोट्स बनाएंगे तो खुद नोट्स बन जाएंगे, मेरे नोट्स में आपको दे ही रहा हूँ, है ना, बट उसका आपको फायदा नहीं है जब तक आप खुद ही एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 245 क्या है लिखने आपको, क्या आर्टिकल 245 बताओ क्या करता है ना। इट गिव्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि लॉ बनाओ, तो ये उसका पावर टू लेवी दिया है अंडर आर्टिकल 245। 265 क्या बोलता है, देन आर्टिकल 246 क्या है जो अपन पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 246 क्या करता है, ये जितने भी टैक्सेस है वो कौन कलेक्ट करेगा, वो बाइफिकेट करता है, दैट इज आर्टिकल 246। एंड 265 क्या बोलता है कि जो भी टैक्स लेवी कर रहा है उसका पावर किसके पास है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी के पास है। तो ये आपको एक एक लाइन में लिखना है, ये लिखो, ये लिखो, ये तीनों लिखो, ठीक है। और नोट्स आपके पास ऑलरेडी है। चलो अभी पढ़ते हैं आर्टिकल 245 क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें शेड्यूल 7 है जो बताता है कि कौन से टैक्सेस का रेवेन्यू सेंट्रल को मिलेगा, कौन से टैक्सेस स्टेट को मिलेगा। तो पहला अपने को पढ़ना है लिस्ट 1, जिसको बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स उनको मिलेगा, कस्टम ड्यूटी मिलेगा, एक्सेप्ट एग्री इनकम। एग्री इनकम पे टैक्स लेवी करने का अधिकार स्टेट के पास है, सेंट्रल के पास नहीं है। लिस्ट 2 इज कॉल्ड एज ए कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, जिसमें अपना वैट आता है, बराबर है। हाँ, तीसरा है लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों लोग लॉ बनाते हैं, जिसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों लोग क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। तो ये आर्टिकल एक बार पढ़ के रखना है, ये कभी कभी 3-4 साल में एक बार 2 मार्क के लिए पूछते हैं कि राइट अ नोट ऑन आर्टिकल 246। तो उसका आपको पहले पर्पस बताना है और ये लिखना है क्या लिस्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, वो लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, अभी अपन रिवीजन मोड में है, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। अभी टेक्निकली स्पीकिंग ये अपने मॉडल के चैप्टर 1 में दिया है। तो ये जो स्टेप्स है ना गाइस, दिस इज नथिंग बट योर एंटायर सिलेबस।
है ना। तो उन्होंने यहाँ पे स्टेप्स दिए कि आपका इनकम निकालने के लिए पहले क्या करना है। तो जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली अपना हो जाएगा। जैसे पहले बोला है कि आप रेशिडेंट स्टेटस डिसाइड करो, जो अपना सेकंड चैप्टर है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, दिस इज अवर चैप्टर 4 to 8, है ना। ये अपने 5 हेड है। फिर नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर 9, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर 10, डिडक्शन चैप्टर 11, बराबर है। फिर एडवांस टैक्स टीडीएस चैप्टर 12, 13, ये चैप्टर 14। तो ये पूरे चैप्टर में, और ये अपन ने ऑलरेडी टैक्स रेट चैप्टर 1 में कवर किया है। तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है जहाँ पे ऑटोमेटिक कवर होगा। तो अभी इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ मतलब नहीं, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी भी जरूरत भी नहीं है। सच इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। अगर आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन अपन रेगुलर क्लास में करने वाले हैं, है ना। तो ये ऑटोमेटिक अपने लास्ट चैप्टर में सब होने वाला है। तो वहां पे फॉर्मेट मैंने वापस दिया है, चैप्टर 1 में भी है और एंड में भी वापस दिया है। वहां पे भी 2 बार क्यों दिया है, क्योंकि वहां पे मैं एक्चुअली सब स्टेप्स सॉल्व करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो इसका अपन प्रॉपर न्यूमेरिकल करेंगे। ये स्टेप्स है बट एक्चुअली इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मेट वापस चैप्टर एंड में दिया है, वहां पे अपन इसके पूरा स्टेप फॉलो करके दिखाऊंगा। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इनकम टैक्स की कुछ डेफिनेशन फटाफट करते हैं। पहला डेफिनेशन है पर्सन। अभी आपने क्वेश्चन पूछना चाहिए कि डेफिनेशन क्यों पढ़ना है। मैंने क्लास में 2 रीजन बताए थे। पहला, एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, करेक्ट है। तो हर एक पर्सन को टैक्स देना है, ठीक है। मतलब हु इज पर्सन, चलो सर समझा, जो बंदा टैक्स देता है। तो सिर्फ इसके इतने कैटेगरीज क्यों है, इसका लॉजिक मैंने कहा था, इसके रेट्स अलग अलग होते हैं। तो पर्सन 2 रीजन से पढ़ना है। पहला, एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। सेकेंड, टैक्स रेट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसमें पहला इंडिविजुअल है, एचओएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीजें बताऊंगा, एओपीबीओ क्या होता है, बाकी तो बच्चों को समझ में आता है। एओपीबीओ का मतलब होता है इट्स एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन विदाउट एनी इनकॉर्पोरेशन। आई रिपीट, इट्स एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। नाउ व्हेन आई से पर्सन, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, टोटली अननेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल प्लस अननेचुरल भी हो सकते हैं। जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा रहेगा, जॉइंट वेंचर इट्स अ टेम्पररी पार्टनरशिप, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज एओपीबीवाई। जहां पे पार्टनरशिप डीड हम नहीं बनाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम 3-4 लोग बिजनेस करेंगे, सो दैट इज एओपीबीवाई, है ना। इट्स एन एसोसिएशन विदाउट इनकॉर्पोरेशन। एंड ये फॉर्म क्यों किया जाता है, जो भी वेंचर शॉर्ट ड्यूरेशन के थे उसके लिए फॉर्म किया जाता है। बट व्हेन आई से बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इट मीन्स ओनली नेचुरल पर्सन, बिकॉज मैंने वर्ड आई यूज किया है। बट व्हेन आई से एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो पर्सन में सभी लोग इंक्लूड है, मतलब नेचुरल प्लस अननेचुरल, ऑल अननेचुरल, 2 कंपनीज 3 कंपनीज सब कुछ आ गए, बट मिनिमम 2 होना जरूरी है। तो इतना डिफरेंस ध्यान में रखना है। एंड जो लोग पहले 6 कैटेगरी में वो साथ में है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब ये ऐसा कैटेगरी जो पहले किधर भी कवर्ड नहीं है, पहले किधर भी कवर्ड नहीं है, ऐसा कैटेगरी ये है। नाउ सेकंड इज एसएससी। नाउ हु इज एसएससी? एसएससी मींस एनी पर्सन, इसलिए मैंने पर्सन को पहले कवर किया है ना। तो एनी पर्सन, जो बंदा टैक्स देता है वो एसएससी है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिया है। प्लस एनी अदर सम। एनी अदर सम का मतलब क्या है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करना है, फाइन पे करना है, वो भी है। जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग हो रहा है ना, मतलब आपका असेसमेंट चल रहा है टू कंप्यूट योर इनकम, है ना। मतलब जो टैक्स पे ही नहीं करता है बट आपका असेसमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट को डाउट है कि आपके पास ब्लैक मनी बहुत है, तो आपका असेसमेंट हो रहा है, चेक कर रहे क्या क्या इसके पास है, या आपका इनकम 2.5 लाख के अंदर ही आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट का डाउट है तो आपको नोटिस भेजा कि भाई आज हमको चेक करना है तेरा इनकम 2.5 लाख के अंदर कैसे है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसको भी एसएससी माना जाएगा, है ना। क्योंकि काफी बार अपने को बिजनेस में लॉस होता है तो भी अपन एसएससी, अपने को रिफंड क्लेम करना है तो भी अपन एसएससी है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो बंदा टैक्स देता है वही एसएससी, जिसको लॉस हुआ है वो भी एसएससी है, जिसको रिफंड क्लेम करना है वो भी एसएससी है। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स की डेथ हो गई तो उसका जो भी ग्रेच्युटी वगैरह रहेगा, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया वो लीगल को मिलता है तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डीम टू बी एसएससी। एंड लास्ट है एसएससी इन डिफॉल्ट, जहां पे वर्ड इनकम टैक्स में डिफॉल्ट आता है
अपन ने कुछ गड़बड़ किया है। सो डिफॉल्ट का मतलब है अपने को आगे एक चैप्टर पढ़ना है 12-13 है शायद, टीडीएस टीसीएस, है ना। तो जो लोग टीडीएस टीसीएस का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो उनको बोलते हैं एसएस इन डिफॉल्ट, एंड जहां जहां पे वर्ड दूसरा डिफॉल्ट आएगा वहां पे पेनल्टी लगने के चांसेस है, वहां पे पेनल्टी लगने के चांसेस है। तो ऐसा है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ एसएससी। इस पे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, एक बार पढ़ के छोड़ देना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, एज ए सेड अभी अपन पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 24, तो अपने लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 1/4/24 से 31 मार्च 25। सो व्हाट इज प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। तो जिस साल अपन पैसा कमाते हैं वो है प्रीवियस ईयर, एंड जिस साल अपन टैक्स देते हैं, टैक्स कब देंगे सर, अगले साल, करेक्ट, सही जवाब। तो वो होगा अपना असेसमेंट ईयर, है ना। तो द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज कॉल्ड एज अ प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच टैक्स इज पेड इज कॉल्ड एज अ असेसमेंट ईयर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। पहला क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है क्या, नो। अगर आपने कोई बिजनेस इन बिटवीन स्टार्ट किया, आपने आपका बिजनेस 1 दिसंबर को स्टार्ट किया एग्जांपल, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर 1 दिसंबर से 31 मार्च रहेगा। फॉर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 1 ईयर, बट नॉट फ्रॉम सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर। सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर ऑनवर्ड्स वो पूरे 12 महीने करेगा, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स करेगा। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स करेगा, कुछ भी हो जाए वो कम नहीं होगा, कुछ भी हो जाए वो कम नहीं होगा। इट विल ऑलवेज स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल। तो ये अपने को ध्यान में रखना है 3 चीजें, क्या कि मेरे लिए फाइनेंस एक्ट, ये लेक्चर फाइनेंस एक्ट 24 के हिसाब से अपडेटेड लेक्चर से सभी अमेंडमेंट्स कवर्ड है, प्रीवियस ईयर 24-25 है, असेसमेंट ईयर 25-26 है। ये 3 चीजें लिख के रखना है, फटाफट नोटबुक में लिखो। क्या लिखना है, मेरे लिए फाइनेंस एक्ट 24 है, अपन पढ़ रहे प्रीवियस ईयर 24-25, अपना असेसमेंट ईयर 25-26, दैट्स इट। इसको अच्छे से दिमाग में फिट करना है ताकि आगे लेक्चर देखते समय आपको डाउट ना आए। इसको लिख के रखना है। मैं जो भी चीज आपको बोल रहा हूँ लिखने के लिए वो लिखते जाओ, ताकि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे। सिर्फ दूसरे के हैंड रिटन नोट्स किस काम के हैं आप बताओ, आप लिखेंगे तो आपके याद रहेगा। हैंड रिटन नोट्स का पर्पज क्या है, उसको याद करने के लिए मजा आता है ना। किसी और, मैं आपको, मेरे भी हैंड रिटन नोट्स है, वही मैं आपको पीडीएफ बना के देता हूँ, क्या फायदा होगा आपको, सोचो जरा लॉजिकली। तो पीडीएफ से फायदा नहीं होगा, आप लिखेंगे तो फायदा होगा। सो ये भी इसलिए मैं आपको लिखने हुए, तो मैं आपको पीडीएफ बना के 1 मिनट दे दूंगा, विपुल सर हैंड रिटन नोट्स, व्हाट इज द यूज अनलेस यू राइट इट ऑन योर ओन। सो प्लीज लिखो इसको। तो व्हाट इज असेसमेंट ईयर, इट 12 मंथ्स कमेंसिंग 1 अप्रैल एवरी ईयर, इट इज द ईयर इन व्हिच टैक्स इज पेड। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, जिस साल अपन इनकम अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। एंड इन केस ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस, ये स्टार्ट कब होगा, जिस दिन आप बिजनेस सेटअप करते हो वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, सिंपल ना। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे पी वाई ए वाई क्या होगा, सेम होगा, जहां पे पी वाई इज इक्वल टू ए वाई होगा। मतलब प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 24-25। और गाइस ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है, अच्छे से पढ़ के रखना है। ये 5 ऐसे कैटेगरीज है इन ट्रांजेक्शन में आपका पी वाई सेम होगा। कौन, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, पर्सन लिविंग इन इंडिया, एओपी बीओआई फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स एंड डिसकंटिन्यू बिजनेस। तो गाइस इन 5 केसेस में आपका पीवाई एवाई सेम होगा। तो अभी एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ऐसे कौन से एक्सेप्शन है जहां पे पीवाई एवाई सेम होगा, तो ये 5 लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा कहां पे मैंडेटरी है और कहां पे ऑप्शनल है। तो गाइस पहले 4 केसेस में मैंडेटरी, यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपका पीवाई सेम होगा। आप बोलेंगे ऑफिसर की सर मैं अगले साल आने वाला हूं, है ना, मैं अगले साल भरता हूं, वैसा नहीं होगा, उनका आप पे भरोसा नहीं है। तो इन 4 केसेस में आपका पीवाई एक ही रहेगा। 5th केस में आपको चॉइस दिया है, आप चाहे तो रिटर्न अगले साल भी भर सकते हैं, बट इन सभी केसेस में कॉमन पॉइंट है, द मोमेंट यू आर फाइलिंग रिटर्न इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, मेक श्योर दैट यू डोंट अर्न एनी इनकम आफ्टर दैट इन दैट ईयर। ये तभी पॉसिबल है, आप, क्योंकि आप पीवाई इन बिटवीन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप इनकम अर्न करेंगे तो उसी रिटर्न को वापस रिवाइज करना पड़ेगा, तो मतलब नहीं है।
तो प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, नॉट थ्योरेटिकल। तो जब भी हमने ऐसे रिटर्न्स फाइल किए, हमने क्लाइंट को पूछा है कि सर इस 31 मार्च तक बाद में कोई इनकम जनरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाएगी। इसलिए ये सबसे बेस्ट कब है, आपको कोई इनकम नहीं उस साल, एंड देन आप भरो तो मजा आएगा। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन, इतना आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, इंडिया में इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना। तो आप में से जिन लोगों के पेरेंट जॉब कर रहे हैं या आप आगे जाके जॉब करोगे, जैसे मैंने पहले 2 साल जॉब किया, फिर मैं प्रैक्टिस में एंटर किया, क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री समझना था, इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहला मेरा 2 साल का इनकम सैलरी था, बाद में प्रोफेशनल इनकम हो गया। नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी। जैसे आपका कोई घर है, आपने उसको लेट आउट किया है, या आपके पास कमर्शियल शॉप है, आपने लेट आउट किया है, तो जिन लोगों को प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आता है, उनके लिए आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, ये मेजोरिटी, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोफेशनल, आपके पेरेंट बिजनेसमैन है, टाटा मोटर्स, हुंडई, रिलायंस, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आपके पेरेंट बिजनेसमैन है, अपना एकेडमी बिजनेसमैन है, वो सब पीजीपीपी में आते हैं, थर्ड कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ, कैपिटल गेन। व्हाट इज कैपिटल गेन? जहां पे अपन एसेट को बेचते हैं, तो एसेट बेच के जो फायदा होगा, एसेट बेच के जो फायदा होगा वो कहां पे आएगा? कैपिटल गेन में आएगा। जैसे काफी लोग म्यूचुअल फंड्स खरीद के बेचते हैं, शेयर्स खरीद के बेचते हैं, प्रॉपर्टी, गोल्ड, डायमंड, wherever we buy assets and we hold it and sell it, that is a capital gain। बराबर है। यहां पे कौन सा आएगा? रेंटल इनकम। ठीक है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब क्या है? ये रेसिडुअल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो इनकम पहले 4 कैटेगरी में नहीं आएगा, एंड जो इनकम एग्जाम भी दी है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आने के लिए 2 कंडीशन है। पहला, वो इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए, जो चैप्टर 3 में है। ठीक है, एंड सेकेंड, वो पहले 4 हेड में कवर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द रेसिडुअल कैटेगरी ऑफ इनकम, ताकि कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी ना छूट जाए, जिसमें अपना डिविडेंड आता है, कैजुअल इनकम आता है, कौन बनेगा करोड़पति आप देखते हैं, वो आता है, लॉटरी, अपन ने बैंक में एफडी किया उसका इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलता है, वो सब, फैमिली पेंशन, वो सब यहाँ पे आता है। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे। तो इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। अभी पता है, ये सपोज आपके 4 अलग अलग बिजनेस है ना, आपके 4 अलग अलग बिजनेस है, तो हर एक बिजनेस को माना जाता है सोर्स। तो सोर्स इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम। तो पीजीपीपी एक ही हेड होगा। सो इफ यू आर हैविंग 5 बिजनेस, एवरी बिजनेस इज अ सोर्स फॉर यू, एवरी बिजनेस इज अ सोर्स फॉर यू। तो ये है हेड्स ऑफ इनकम। तो ये हो गया 5। ठीक है, इसको एक बार पढ़ के रखना है, क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड। नाउ नेक्स्ट, अपने को सिस्टम समझना है। ये बहुत सिंपल है, पर बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो एक बार इंडिया में आप सब टैक्स स्ट्रक्चर समझ लो, और मेरे साथ लिखना है, सबको लिखना है कि जैसे कोई भी पर्सन है, वो सबसे पहले क्या करेगा? इनकम अर्न करेगा, बराबर है। इनकम के ऊपर लगेगा टैक्स, टैक्स के ऊपर लगेगा सरचार्ज, एंड फिर लगेगा सेस। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। तो जो टैक्स है वो इनकम पे लगेगा, है ना, टैक्स इज ऑन इनकम, सरचार्ज इज ऑन टैक्स। तो सरचार्ज इज इनडायरेक्टली टैक्स ऑन टैक्स। तो एग्जाम में कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक मत करना, इनकम पे सरचार्ज नहीं, इनकम टैक्स पे सरचार्ज होगा। ठीक है, एंड सेस किस पे लगता है? अभी सेस के 2 पॉसिबिलिटीज है। एज ए सेड, आपने चैप्टर 1 देखा है, अगर मेरे इनकम के लिए सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो ऑन टैक्स लगेगा, एंड मेरे इनकम के लिए सरचार्ज एप्लीकेबल है तो ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज लगेगा। आप सबको पता है, क्योंकि अपन रिवीजन लेक्चर में है, बराबर है। चलो नो, ये तो समझ में आ गया सर। अभी सेस और बाकी के इसमें फर्क क्या है? दोस्तों, सेस जो है ना, ये इसका नाम क्या है? ये जनरल पर्पस रेवेन्यू नहीं, ये स्पेसिफिक रेवेन्यू है, स्पेसिफिक पर्पस। मतलब सेस अपन ने कलेक्ट क्यों किया? नाम क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन पे स्पेंड होता है, बट बाकी जो टैक्स है वो जनरल पर्पस रेवेन्यू, वो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको एक बस ध्यान में रखना है, बेसिक चीज है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर ध्यान में रखो। ये पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर काफी आसान है, बट अच्छे से रिविजन कर लो। क्या होता है एग्जाम में सिली सिली मिस्टेक्स होते हैं,
है ना। नहीं तो मैं भी फटाफट 15 मिनट में खत्म कर देता चैप्टर, बट मैं आराम से ले रहा हूँ, तो उसका पर्पस है। एंड कितना करना रिवीजन? 2 बार। नेक्स्ट, अभी इसमें ना अगेन वेरी सिंपल पॉइंट, बट सी सिंपल चीजें ही डिफिकल्ट होती है ना। जैसे सबको पता है कि डेली शेड्यूल कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, हर एक स्टूडेंट बना सकता है डेली शेड्यूल, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। सबको पता है एक्सरसाइज कैसे करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, जिम जाना है, सबको पता है। डाइट कैसे करना है आपको पता है, बट फॉलो नहीं होता है, दैट इज व्हाट। तो ये भी सिंपल पॉइंट है कि जब भी आप एग्जाम में इनकम निकालोगे, इनकम टैक्स निकालोगे, आंसर लिखते समय राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 करना है। क्या करना है? नियरेस्ट 10। जैसे सपोज आपका इनकम है 592616, तो ये जो 6 है इसके लिए लास्ट नियरेस्ट 10 कौन सा है? 592620 लेना है। 592611 इसके लिए 10 लेना है। एंड अगर एग्जैक्टली 5 है तो नेक्स्ट 10 लेना है। एग्जैक्टली 5 है तो नेक्स्ट 10 इनकम हो या टैक्स हो। अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो शायद आपका मार्क्स कट हो सकता है। अभी बच्चों को कंफ्यूजन है, सो कौन सा इनकम है कौन सा टैक्स। गाइस फाइनल टैक्स आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन, जहां पे आपको लगता है कि मेरा भी टैक्स कैलकुलेशन खत्म हो गया, या तो मैं टैक्स पे करूंगा या तो मेरे को रिफंड आएगा, जो आपका फाइनल आंसर है वहां पे करना है। इनकम में भी आपका जो टोटल इनकम आएगा आफ्टर डिडक्शन, जिस इनकम पे आप टैक्स निकालोगे ना, उस इनकम को राउंडिंग ऑफ करना है, इन बिटवीन नहीं करना है। आई रिपीट, जिस इनकम पे आप टैक्स दोगे ना उस इनकम को करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहां से पढ़ेंगे अपन टैक्स रेट। यहां से क्या पढ़ेंगे अपन? टैक्स रेट चार्जिंग सेक्शन 4। तो इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का सेक्शन 4 में दिया है कि क्या क्या टैक्स रेट्स होंगे, तो उसका अपन स्ट्रक्चर समझते हैं। एज ए सेट अपना प्रीवियस ईयर क्या होगा? 24-25 असेसमेंट होगा 25-26। तो यह है अपना फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट। इसके 4 पार्ट्स है दोस्तों। ये एग्जाम में थ्योरी के लिए आता है तो उसके लिख रखना इंपॉर्टेंट है, और आइडियली आपने इसका प्रिंट लेना चाहिए। काफी बच्चे शॉर्ट कॉपी पढ़ते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, मतलब मेरे दिमाग के ऊपर है कि आप शॉर्ट कॉपी में इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं। तो प्लीज टेक अ प्रिंट आउट। ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। लाइफ में 2 बर्गर कम खाना है, बस कितने? 2 बर्गर। जितने फैकल्टी आपको नोट्स दे रहे, प्लीज टेक प्रिंट आउट। किसी का भी यूज करो, बट प्रिंट आउट लो। हार्ड कॉपी से हमारे को फायदा होगा, शॉर्ट कॉपी पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। तो ये 4 पार्ट एग्जाम में पूछते हैं, तो एक बार आप मस्त पढ़ लेते हैं। चलो पहला पार्ट क्या है? टैक्स रेट्स। जो आगे जो टेबल दिया है कि अपन क्या रेट से टैक्स देने वाले हैं, ये पार्ट 1 में दिया है। पार्ट 2 में दिया है टीडीएस के रेट्स, जो अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे टीडीएस क्या रेट से कट ऑफ दिया है। पार्ट 3 में क्या दिया है? जो लोग सैलरीड है उनका टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा, और एडवांस टैक्स करके कॉन्सेप्ट है। जो टैक्स हम प्रीवियस ईयर में देते हैं उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स, क्योंकि टैक्स सब देते हैं नॉर्मली असेसमेंट ईयर में, बट गवर्नमेंट को रेवेन्यू थोड़ा फास्ट चाहिए, इसलिए उन्होंने एडवांस टैक्स का स्कीम लाया। ये क्या बाद में देखेंगे अपन। तो वो उसके लिए पार्ट 3 दिया। एंड एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है ना, बट व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, वो दिया है पार्ट 4 में, क्योंकि इस तरह का अगर एग्री इनकम है तो ही एग्जेम्प्ट है, आपके हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर वो एग्री इनकम नहीं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो पार्ट 4 में वो दिया है, तो उसको एक बार मस्त करके पढ़ के रखना है। इसको एक बार मस्त करके पढ़ के रखना है, 2 मार्क के लिए आता है। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फेवरेट पार्ट। क्या है सर फेवरेट पार्ट? दोस्तों टैक्स कैलकुलेशन। मस्त करके कैलकुलेट लेके बैठना है, मजा आने वाला है। सो दीज आर द टैक्स रेट्स। यहाँ पे अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो पहला टेबल जो मैंने बनाया है, ये टेबल किन के लिए है? ये है रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ठीक है। ये इन्हीं लोगों के लिए है। तो पहला जो टेबल उसमें 5 लोग कवर्ड है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। अगर आप एओपी पे को अलग काउंट करते तो 5 है, एक काउंट करेंगे तो 4 है। एंड इंडिविजुअल के 3 कैटेगरीज है। तो पहले कैटेगरी में जिनका एज बिलो 60 है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वो है। जिनका एज 60 या उससे ज्यादा है इन प्रीवियस ईयर उसको बोलते हैं हम सीनियर सिटीजन। एंड जिनका एज प्रीवियस ईयर में अगर 80 एंड अबव है 24-25 में, उसको बोलते हैं हम सुपर सीनियर सिटीजन। तो इनके लिए टैक्स रेट्स अलग अलग है।
ठीक है, तो ये फटाफट पढ़ लेते हैं अपन क्या क्या टैक्स रेट से। पहला, पहले 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं होगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स होगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स होगा, एंड 10 लाख के ऊपर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये क्या, थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैंने क्लास में कहा था, ये लैडर सिस्टम है। व्हाट इज लैडर सिस्टम? सपोज मैं आप लिखता हूं, आपका इनकम 10 लाख है, हम्म, ये लिखता हूं मैं 11 लाख, और मैं यहाँ पे लिखता हूं एज, एज 54, 64, 85, है ना, ये उनके हो गए एज। अभी अपन देखेंगे कि एज के हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो जिनका एज 54 है उनके लिए कितना एग्जाम्प्ट होगा बताऊं। ये मैं लैडर बना दिया ऐसे। सो पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, नेक्स्ट होगा 5 लाख, नेक्स्ट होगा 10 लाख, एंड उसके ऊपर 1 लाख, बराबर है। तो टैक्स कैसे निकालना है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील, ये हमको समझा। अब ये 5 लाख है, बट पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। सो 2.5 लाख से 5 लाख कितना जंप है, 2.5 लाख, उसका 5% लेना है। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख कितना जंप है, डिफरेंस 5 लाख, उसका 20% लेना है। 10 लाख से 11 लाख कितना जंप है, 1 लाख, उसका 30% लेना है। तो ये आएगा 12,500, ये आएगा 1 लाख, और ये आएगा 30,000। तो इसको बोलते हैं लैडर सिस्टम। तो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो वो डिफरेंस पे टैक्स देना है, एक ही वर्ड पकड़ना है, डिफरेंस। बच्चे क्या करते हैं, 5 लाख पे 5% निकालते हैं, फिर आंसर गलत होगा। वापिस 10 लाख पे 20% निकालते हैं, वापिस 11 लाख पे 30% निकालते हैं। बट ये इनिशियली होता है, अभी आपने लेक्चर देख लिया तो नहीं होगा, बट इनिशियली ऐसा कंफ्यूजन होता है, तो फिर भी वापस पढ़ा रहा हूं। तो ये लैडर सिस्टम में डिफरेंस पे टैक्स आएगा। किस पे आएगा, डिफरेंस पे आएगा। सो 5 से 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से 11, ये डिफरेंस पे 5%, 20%, 30% टैक्स आएगा, जो दिखा। ये हो गया पहले बंदे का, समझा आपको। आपको इसको लिखना तो लिख सकते हैं, एंड वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। सेकंड बंदा कौन है अपने पास, जिसका है 64 है, उसका दिखा देता हूं। अभी मैं लैडर यहां पे बनाता हूं, बस उसके लिए स्लैब अलग है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख। तो यहां पे अभी डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस 3 लाख है। 3 लाख तक टैक्स माफ कर दिया, बीइंग अ सीनियर सिटीजन आपको 3 लाख तक टैक्स माफ है। 2 लाख का 5% 10,000 आएगा। यहां पे डिफरेंस 5 लाख है, उसका 20% 1 लाख आएगा, और ऊपर का 1 लाख का 30%। 5 लाख के बाद सबके ऊपर सेम ही टैक्स रेट है, 5 लाख तक वेरिएशन होगा। अब 5 लाख सबके लिए सेम ही है, तो अपना फोकस पहले 5 लाख तक होना चाहिए, बस ऐसे करना है। समझ आपको। तो जो 2.5 लाख का एग्जामेशन था वो 3 लाख हो गया, इसको बोलते हैं लैडर सिस्टम। तो अगेन कौन सा वर्ड है लिख के रखना, डिफरेंस, और नीचे कमेंट में टाइप करके भेजना कौन सा वर्ड है, डिफरेंस। तीसरा, एज अगर 85 तो क्या होगा सर। अगेन आपके लिए अलग लेटर बना देता हूं। 85 तो डायरेक्ट 5 लाख तक एग्जाम है। फिर नेक्स्ट 10 लाख, बट डिफरेंस 5 लाख है, उसका 20%, एंड 10 के ऊपर कितना भी हो, 1 लाख का 30%, 30,000। 1,30,000 ऐसा होगा।
1,30,000 ऐसे होगा। समझा आपको वर्किंग? तो अभी आपको करना क्या मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, फास्ट टैक्स कैसे निकालना है। घर पे आपको मैं एक्सरसाइज देता हूँ, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एज लिखना है 45, एज 65, एज 85, इनकम लो 10 लाख और सबके टैक्स निकाल के रखो 10 लाख तक का, क्योंकि 10 लाख के ऊपर सबके ऊपर 30% ही है। तो अगर सपोज इनकम 40 लाख देते हैं तो 10 लाख का टैक्स मेरे को पता है कितना है, उस ऊपर का कैलकुलेशन करना है, तो स्पीड फास्ट होता है। मतलब एमसीक्यू फॉर्म में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो लिखने को बहुत टाइम जाता है, तो ये ट्रिक है। जैसे अगर एज 45 है तो 1 लाख तक टैक्स कितना आता है, 1,12,500 मेरे को पता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा इनकम 30 लाख है या आपका इनकम 30 लाख, तो आप क्या करोगे, 30 में से 10 लाख का टैक्स पता है, दिखा रहा हूँ ध्यान सुनना, 20 लाख इंटू 30% आ गए 6 लाख, प्लस 1,12,500, डायरेक्ट 7,12,500, ये बेसिक टैक्स आ गया, उसमें सरचार्ज तो आएगा नहीं, सेस आएगा। तो ये टैक्स हम निकाल के रखना कि 10 लाख तक टैक्स कितना आता है, अगर एज अप टू 59 है, देन 60 टू 79 एंड 80 एंड अबव कितना टैक्स आता है, 10 लाख तक निकाल के रखना है। तो उससे ऊपर बस डिफरेंस हुआ 30%, कैलकुलेशन फास्ट होता है। हाँ, बड़ा क्वेश्चन तो पूरा वर्किंग दिखाना है, स्मॉल क्वेश्चन जो 1-1 मार्क के लिए आते हैं ना, डायरेक्ट आंसर लिखा तो चलता है, उसके लिए फायदा होगा। सो प्लीज ये एक्सरसाइज आपको घर पे करना है और अपने ग्रुप में इसको फोटो भेजना है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कर रहे कि नहीं। प्लस मैं लेक्चर में जो जो बोलो लिखने के लिए, मैं चाहता हूँ कि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स रेडी हो जाए, तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग दिस पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है सरचार्ज। सरचार्ज कब लगता है, जब आप बड़े इंसान बन चुके हो एंड जब आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है। तो भाई आपको नीचे कमेंट करना है कि आपके फैमिली में या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनका इनकम अबव 50 लाख रुपीज है पर ईयर। सो उनका नाम नीचे आपको कमेंट भेजना है, बट तभी भेजना जब वो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहे, तो इनकम टैक्स के लोग उनके बाद चले जाएंगे, है ना। तो मेक श्योर कि दे आर शोइंग दैट इनकम इन देयर आईटीआर, देन आपको नाम कमेंट करना है। चलो भाई, सरचार्ज में देखो 50 लाख तक अगर इनकम है, एग्जैक्टली नो सरचार्ज। 50 लाख के ऊपर है अप टू 1 करोड़ 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ इनकम है तो 15% सरचार्ज, 2 से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ के ऊपर कितना भी इनकम हो 37% सरचार्ज होगा। कितना होगा, 37% आपको सरचार्ज देना है, प्लस हेल्थ एजेंसीज 4% लगेगा, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है आपको। तो ये सरचार्ज के रेट से, अच्छा ये पांचों के लिए सेम ही है। कौन 5, इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, सबके लिए रेट सेम है। बाकी फर्म के लिए वगैरह बाद में आएंगे, डिस्कस करेंगे, या तो कोई प्रॉब्लम। ये था अपना एक बेसिक कैलकुलेशन पार्ट। आगे बढ़ते हैं, रिबेट। ना रिबेट का मतलब क्या है, रिबेट का मतलब है विच रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी, है ना। रिबेट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। एग्जम्पशन, डिडक्शन रिड्यूसेस इनकम, relief reduces tax liability. So whenever you find this word rebate, relief, it means it's going to impact your tax liability. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो इंडिया में जिनका इनकम कम है उनसे क्यों टैक्स ले, तो उनको कम इनकम मतलब 5 लाख माना है। तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो एंड अगर आपका इनकम इंडिया में 5 लाख तक है टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे आप टैक्स दोगे आफ्टर क्लेमिंग ऑल द डिडक्शंस, तो आपको रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा रिबेट, सपोज आपका इनकम 4 लाख रुपए, एग्जाम्पल दो, 4 लाख पे टैक्स निकालो, उसको कंपेयर करना है 12,500 से, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस आपको मिलेगा। देन अभी नेट इनकम बोले, व्हाट इज नेट इनकम, जीटीआई माइनस डिडक्शन, है ना। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। बट अभी अपन चैप्टर 1 में है तो डिडक्शन बाद में पढ़ना है, जीटीआई तक पहुंचे नहीं है। एंड इट इज टू बी डिडक्टेड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब गवर्नमेंट ने रिलीफ टैक्स में दिया है, बट लॉजिकली बताओ अगर टैक्स का अमाउंट 0 होता है तो हेल्थ एंड एजुकेशन भी 0 होना कंफर्म है, तो ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप नॉन रेसिडेंट एसएससी हो तो क्या चेंज होगा, ये 2 ही चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। कि आपका एज कितना भी हो आपको एग्जाम्पशन 2.5 लाख का ही मिलेगा, 3 लाख 5 लाख का जो बेनिफिट है सीनियर सिटीजन वो नहीं मिलेगा,
और आपको रिबेट भी नहीं मिलेगा। रिबेट मिलने के लिए रेसिडेंट होना जरूरी है। तो ये हो गया नॉन रेसिडेंट के लिए। तो ये हो गया अपने एक जनरल पहले दो तीन टेबल जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। ये है स्पेशल रेट ऑफ सरचार्ज। ये AY 21-22 का अमेंडमेंट है, ये वो ईयर ऑफ अमेंडमेंट है। ठीक है, लेक्चर अपडेटेड है, बस असेसमेंट ईयर में आप बोले कंफ्यूज होंगे, ये उस साल का अमेंडमेंट है। इस साल गवर्नमेंट ने बोला कि जो स्पेशल कैटेगरी इनकम है, कौन सा सर, ये वाला डिविडेंड सेक्शन 111A 112A एंड 112, ये जो चार इनकम है इस पे सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस पे मैक्स सरचार्ज जो होगा दोस्तों, मैक्स 15% से ज्यादा नहीं होगा, बट वो कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखना है आपने। ठीक है, तो ये चार जो इनकम है, अभी डिविडेंड्स आपको पता है, व्हाट इज डिविडेंड, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। ये बाकी तीन इनकम मैंने एक टेबल दिया है यहाँ पे, वो अपन देख लेते हैं, और इसमें अमेंडमेंट हुआ है तो इससे पता चलेगा कि ये अपडेटेड नोट्स है और ये अपन ने लेक्चर में किया है। तो सेक्शन 111A इज फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब आप शेयर्स में डील करते हो और आपने उसको 12 मंथ्स के अंदर बेच दिया है। कितने महीने, 12 मंथ्स के अंदर अगर आप बेचते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड जिसमें STT पे हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे हुआ है। तो 22 जुलाई तक उसका रेट था 15%। तो जिन लोगों ने 22 जुलाई के पहले खरीदा है, बेचा है, उस पर 15%, 22 जुलाई के बाद कितना लगेगा, 20% लगेगा। थोड़ा ज्यादा है, गलत है, बट ठीक है। अभी 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, जिसका पीरियड होगा 24 मंथ्स, जिसमें 22 जुलाई तक 20% था, 22 जुलाई के बाद 12.5% किया। अब इसका डिटेल डिस्कशन कैपिटल गेन में होगा। अभी बस आपको रेट समझना है, क्योंकि इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा ना, दीज आर द टैक्स रेट्स, और उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो अभी बस समझना है, जब अपन कैपिटल गेन में जाएंगे रेगुलर लेक्चर में भी डिटेल कैलकुलेशन होगा और रिवीजन में भी होगा। सो राइट नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द अमेंडमेंट्स। तो मतलब सर एग्जाम में भी डेट देखना जरूरी है, एकदम सही पहचाना है। जब भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल गेन में, स्पेशली डेट ऑफ ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 23 जुलाई से रेट बदल गए। सर 23 जुलाई कहां से आ गया, वो बजट इस बार इलेक्शन था ना मई महीने में, तो इसलिए वो बजट बाद में बनता है। जहां जहां पे इलेक्शन होगा 2019-24, वहां पे दो दो बजट बनते हैं। तो ये उसके हिसाब से बाद में अमेंडमेंट्स किए हुए हैं, मतलब उसके हिसाब से किया है। ये बहुत गलत किया इससे। फिर उनका कहना है कि आपको फ्री में पैसा मिला तो टैक्स भरने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देन सेक्शन 112 ये शेयर्स म्यूचुअल फंड के लिए था, जिसमें STT पे हुआ है। उसमें क्या था, पहले 1 लाख तक एग्जामिशन था और 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स था। अभी वो कर दिया 1,25,000 और टैक्स 12.5% कर दिया। तो ये 10 का 12.5% कर दिया, और एग्जामिशन भी एक लाख का कितना कर दिया, 1,25,000। गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि लोग शेयर्स में बहुत पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने 25,000 का बेनिफिट ले लिया, बट उसके ऊपर पूरा 12.5% से टैक्स देना है। ठीक है, तो ये थे अमेंडमेंट्स, और इसका कैलकुलेशन जो है अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पूरे रिवीजन नोट्स में जहां जहां पे फाइनेंस एक्ट 24 लिखा है वो समझना है कि वो अमेंडमेंट है। मतलब बाकी सब चीजें सेम है, क्योंकि ये लेक्चर पुराने स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरे को देना पड़ता है कि भाई इतना अमेंडमेंट है, बाकी सब सेम ही है। कैजुअल इनकम मतलब कौन बनेगा करोड़पति, 30% टैक्स, एंड कार्बन क्रेडिट ये भी आगे आएगा, ये रिक्वायर्ड पड़ा हुआ, उस पर 10% टैक्स, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अब ये यहाँ पे आते हैं। नाउ दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज। अब इसमें आप देखेंगे तो पहले टोटल 6 सिचुएशन है, अप टू 3 सिचुएशन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना, पढ़ने की जरूरत है। क्यों, देखो अभी इन तीनों में यहाँ पे वर्ड है इंक्लूडिंग, मैंने पर्पसफुल हाईलाइट किया है। मतलब देखो ये इनकम प्लस आपका नॉर्मल इनकम है ना, मैं लिखता हूं यहाँ पे अदर इनकम, अदर में सब आ गए फिर आपके ये चार छोड़ के। तो अभी देखो क्या, मैं जहां पे इंक्लूडिंग बोलता हूं ना, यहाँ पे दो ही वर्ड आपके सामने आएंगे, एक इंक्लूडिंग आएगा, एक एक्सक्लूडिंग आएगा। देखो अब इंक्लूडिंग का मतलब क्या है, इन सबको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग में इसको इंक्लूड नहीं करना है। इसको तो लेना ही है ऑलवेज।
मतलब कुछ केसेस में इन चारों इनकम को इंक्लूड किया है, कुछ केसेस में चारों इनकम को एक्सक्लूड किया है, बस वो आपको ये करना है। तो जहां जब इंक्लूड एक्सक्लूड आएगा इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू दीस फोर, ये आपको समझना है, ठीक है। और इसको लिख के रखना है, मैंने आपको कहा है यू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। इस बार अपन अपने खुद नोट्स बनाएंगे और अपने टेलीग्राम को फोटो भेजेंगे आप लिख रहे कि नहीं। तो अभी देखो इंक्लूडिंग बोला है, अभी इंक्लूडिंग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अपन ने अभी पढ़ा था 2 करोड़ तक कुछ भी चेंज नहीं है। पहले 50 लाख तक सरचार्ज दोनों केस में नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 से 2 करोड़ 15%, मतलब सिचुएशन 3 तक कुछ भी चेंज नहीं है। बच्चे डरते, अरे भाई लोग बताओ सिचुएशन 3 तक कहां तक है। तो जब ये इनकम पे सरचार्ज आता है एंड सब मिला के इनकम अगर 2 करोड़ तक है तो कुछ टेंशन मत लो, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा वैसे ही होगा। तो सोचना कब है, ये सिचुएशन 4, 5, 6 में सोचना है, उसमें कंफ्यूजन होता है। देखो क्या बोला सिचुएशन 4 में, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस, मतलब अभी बात कौन सी हो रही है, ये टोटल इनकम मतलब ये वाला अदर इनकम बचा हुआ, एक्सक्लूडिंग ये 4, ये 4 छोड़ के देखो कौन से 4, डिविडेंड इनकम एंड ये वाला अपना इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, डज नॉट एक्सीड, ठीक है। तो ये इनकम छोड़ के बाकी इनकम आपका कितने से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है। तो ये वाले इनकम पे 15% सरचार्ज लगेगा और बाकी इनकम पे भी लॉजिक लगाओ, 2 करोड़ के ऊपर 25% है। तो ये सिचुएशन 4 में आपको बना के दिखाता हूं। सिचुएशन ये आपने होगा इनकम डिविडेंड 111A 112 112A एंड अदर इनकम, ये हो गया टोटल। तो सिचुएशन 4 ये 50 लाख है, ये 2.1 CR है। तो देखो वर्डिंग क्या बोलता है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 50 लैक्स। तो देखो 2.6 करोड़ में से 50 लाख निकाल दो, कितना आ रहा है, 2.1 करोड़ आ रहा है, क्या आ रहा है। इज इट अबाउट 2 करोड़, यस, तो दिस इनकम इज अबाउट 2 करोड़। तो इन दैट केस इस पे सरचार्ज आएगा 25%, इस पे सरचार्ज आएगा 15%, बस यही लिखा है। दिस इज व्हाट सिचुएशन 4 सेज कि आपका टोटल इनकम जो है, मतलब ये इस पे पहले फोकस लेके आना है, ये 2.6 करोड़ है, इसमें से आप वो 4 इनकम निकाल दो, 50 लाख निकाल दिया, ओके, बचा 2.1 करोड़, इज इट अबाउट 2 करोड़, ओके, उस पर 25% लगेगा और बाकी 50 लाख में 15% लगेगा। देन सिचुएशन 5, बस अभी इसको फटाफट पढ़ना है, अभी एक्सीड 5 करोड़ बोला है, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। तो सिचुएशन 5 में इसको मैं अगेन आपके लिए लिखता हूं 50 लाख। तो ये इनकम कितना है इस पे फोकस मत करो, ये इनकम है 5.2 CR, टोटल 5.7 CR। अभी देखो तो 5.7 CR में से मैं 50 लाख को हटा देता हूं, एक्सक्लूडिंग बोला है, तो बचाओ इनकम कितना है, 5.2 CR है, बराबर है। इज इट अबव 5 करोड़, यस, तो फिर 5 करोड़ के ऊपर कितना सरचार्ज है, 37%, इस पे कुछ भी हो जाए 15% होगा। तो गाइस सिचुएशन 4 एंड 5 में ये स्पेशल इनकम जो वो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका फोकस अदर इनकम में होना चाहिए। तो टोटल इनकम में से आप पहले स्पेशल इनकम हटा दो, बचाओ अदर इनकम, अगर 2 करोड़ के ऊपर है 25%, 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। एंड नाउ सिचुएशन 6 इज वेरी ट्रिकी, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो 4 एंड 5 में कवर्ड नहीं है। सी गाइस ध्यान दो, 4 एंड 5 में ना सिंपल बताता हूं, 4 एंड 5 में ये 2 और 5 करोड़ के ऊपर है, 6 में उससे कम होना चाहिए, बस दिस इज सिचुएशन 6। मतलब ये 1 करोड़ है और ये 50 लाख है, तो टोटल हो गया 1.5 CR। यह है सिचुएशन 6 विच इज नॉट कवर्ड बाय 4 एंड 5। तो जो 4 एंड 5 में कवर्ड नहीं मतलब क्या, 2 करोड़ से कम है, ओके, देखो वही दिया है। टोटल इनकम इंक्लूडिंग, अभी देखो अभी इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लेता हूं, इसको लिखता हूं मैं 90 लाख 1.6 CR। हाँ, ये हो गया 2.5 CR। अभी क्या बोले, देखो टोटल इनकम क्या लिखा, देखो टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट नॉट कवर्ड बाय 4 एंड 5।
तो इन दोनों को मिला के बोलो 2 करोड़ से ज्यादा है क्या है, बट नॉट 4/4 का मतलब क्या है, 4/5 में अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो ये 2 करोड़ से कम होना चाहिए, है ना। तो ध्यान में रखना सिचुएशन 6 में ये जो इनकम है अदर इनकम ये 2 करोड़ से कम होना चाहिए, तो ये सिचुएशन 4 है एंड ओवरऑल 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो सिचुएशन 6 में आप कब आओगे, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड 2 करोड़ के ऊपर एंड अदर इनकम 2 करोड़ के अंदर। आई रिपीट, सब मिला के 2 करोड़ के ऊपर एंड अदर इनकम 2 करोड़ के अंदर। तो कितना सरचार्ज आएगा, इसमें तो 15% ही आएगा और इसमें भी 15% आएगा, बस। तो दीज आर द टैक्स रेट्स एंड उसके सरचार्ज। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे 6 सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। तो ये आपको समझा क्या, सिचुएशन 6 में क्या करना है, 2 चेक, क्या चेक बताओ, पहला लिख के रखना है, पहला टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर एंड अदर इनकम 2 करोड़ के अंदर, दैट इज व्हाट, नॉट 4 and 5। ये अगर 2 करोड़ के ऊपर हो गया तो 4 में जाएगा, 5 में जा सकता है। तो ये अदर इनकम जो है अपना वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए एंड दोनों का टोटल 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो सिचुएशन 6 है। तो गाइज ये 3 सिचुएशन आपको लर्न करना है और इसका कैलकुलेशन कैपिटल गेन में करना है, यहाँ पे नहीं, अभी इतना ही पढ़ना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है तो बताइए। Now next concept is margin relief. The margin relief क्यों मिलता है? Because of one concept which is called as a surcharge. Margin relief क्यों मिलता है? सरचार्ज की वजह से। क्या होता है प्रॉब्लम सरचार्ज का, ध्यान से सुनना। सी क्या होता है, देखो अपन ने क्या पढ़ा है कि आपका इनकम $0 to 50 लाख है, तो अगर 0 to 50 लाख है तो आपको ओनली टैक्स देना है एंड अगर 50 लाख है तो टैक्स प्लस सरचार्ज देना है, ये सबको पता है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, टेक्निकली स्पीकिंग आपका इनकम 2 लाख से बड़ा है, इनकम कितने से बड़ा है, 2 लाख। सो इंक्रीजिंग इनकम 2 लाख से हुआ है, लेकिन सरचार्ज जो लगता है ना, इट इज ऑन टैक्स ऑन 52 लाख। 2 लाख के टैक्स के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है, पूरे 52 लाख का जो अपन ने टैक्स निकाला है उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंस दैट योर इंक्रीज इन इनकम इज ओनली 2 लाख बट इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन 2 लाख, एंड इसलिए मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। तो व्हाई रिलीफ इज गिवन, अपने नोट्स में लिखा, लिख कर रखना, व्हाई रिलीफ इज गिवन, बिकॉज इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम। तो मेरा इनकम 50 लाख का 52 लाख हो गया, मैं सरचार्ज वाले लिमिट में आ गया, तो इनकम 2 लाख से बढ़ा है लेकिन टैक्स जबरदस्त बढ़ा है, करस्पॉन्डिंग टैक्स जबरदस्त बढ़ा है, तो ये 2 लाख से टैक्स बढ़ गया है ना, मतलब 2 लाख के ऊपर सरचार्ज बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, से सब कुछ बढ़ेगा, तो ये ज्यादा हो जाए तो आपको रिलीफ मिलता है। तो व्हेन रिलीफ इज गिवन, व्हेन इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, ये आपको लिखना है। एंड व्हेन इट इज नॉट गिवन, ये रिवर्स होता है, इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन टैक्स, तो रिलीफ देने की जरूरत नहीं है, रिलीफ देने की जरूरत नहीं, मस्त में अपना काम हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, पहले बता दो कुछ टिप्स, आसान टिप्स। देखो क्या होता है, ध्यान में रखना, आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज इनकम, सपोज आपका एग्जाम में इनकम आपको 52 लाख रुपए दिया है, तो आपको कंपेयर करने के लिए 50 लाख लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी अपने को पता चलेगा कि दोनों में इंक्रीज कितना हुआ है। तो सरचार्ज का जब कैलकुलेशन करेंगे आप मार्जिन लिफ्ट का, तो यू नीड टू हैव 2 इनकम। ये तो आपका एक्चुअल इनकम है जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। सपोज आपका इनकम है 1.2 CR, तो अभी क्या करेंगे कंपेयर करने के लिए 1 CR लेंगे। सपोज आपका इनकम है 2.1 CR, कितना लेंगे, 2 CR लेंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा, क्योंकि इससे ये क्यों लेना है लिमिट, क्योंकि इसके बाद तो सरचार्ज लगा है, 50 तक सरचार्ज नहीं था, उसके बाद लग गया, 1 करोड़ तक था 10% था, बट 2 लाख बढ़ने से मेरा सरचार्ज 15% हो गया। 2 करोड़ तक 15 था, बट 2 करोड़ 1 लाख पे डायरेक्ट 25% हो गया, और ये 25% पूरे टैक्स पे लगता है। 5 करोड़ तक 25% था, लेकिन जैसे मैं 5 करोड़ के ऊपर थोड़ा पैसा कमाया, डायरेक्ट 37% से चला गया। तो जब भी आपको ये एक्चुअल दिया जाएगा, आपको ये लिमिट से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। लिमिट का मतलब है जहां पे सरचार्ज का रेट चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपको कंपेयर करना है और इसका डिफरेंस निकालना है।
है ना। तो इसका डिफरेंस निकालना है, तो इसके स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूं। पहला स्टेप, आपको टैक्स प्लस सरचार्ज निकालना है ऑन दिस टू। जो भी आपको एग्जाम में देंगे इन चार में से कोई तो एक रेंज रहेगा, दोनों पे टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो, फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई करो। व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। मेरा टैक्स 2 लाख से बढ़ रहा है और इनकम मेरा है 1.7 लाख, तो टेक्निकली मेरे अकाउंट से 30,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये 30,000 रिलीफ मिलेगा। सपोज जब उल्टा हो गया, तो अगर ये आंसर निगेटिव आता है तो रिलीफ नहीं मिलेगा, यहां पे दिया है। जब इनकम ज्यादा है तो ये आंसर अगर निगेटिव आता है तो रिलीफ क्लेम नहीं करना है, मतलब आपके पास इनफ पैसा डायरेक्टली 4% सेस ऐड करो, क्वेश्चन खत्म। फिर वो आपको माइनस करना है एंड फिर लास्ट में सेस ऐड करना है, खत्म। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी गाइस ये जो अपन रिवीजन ले रही है थियोरेटिकल रिवीजन है, इसका और एक रिवीजन होगा जो न्यूमेरिकल का होगा, जिसमें मैं ओनली न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, ओके ना, क्योंकि मैं सब कुछ एक साथ नहीं कवर करूंगा, मेरे को आपको डिटेल में रिवीजन करा के देना है। तो अभी अपन थ्योरी कवर कर रहे हैं, एक और एक सेशन होगा वो भी आपको देखना है, जहां पे अपन न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, वहां पे मैं ओनली न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तो कैलकुलेशन वहां पे हो जाएगा। नाउ तो ये थे टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई, एजीपी। अभी बात करते हैं अपन डोमेस्टिक कंपनी। अभी दोस्तों इसके आगे मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं उसमें फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, उनके लिए एग्जम्पशन नहीं है, मतलब दे हैव टू पे टैक्स ऑन एवरी रुपी अर्न। तो इसके आगे जितने भी ऐसे आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि भाई टैक्स इनको देना है। तो पहला है डोमेस्टिक कंपनी, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है ना, ये अपन ने पहले 21-22 पढ़ा था, अभी 22-23 हो गया। तो अगर 22-23 में आपका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो आप इस साल की इनकम पे 25% टैक्स दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। वो कंडीशन अपने को अभी इस लेवल पे नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपको टैक्स देना है 30%। कितना देना? 30%। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम रूलिंग पार्टी बन के आते हैं तो हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करेंगे, तो इसलिए उन्होंने वो 30 का 25 किया, बट उस पर दुनिया भर के कंडीशन डाल दिए। तो बेसिकली इट इज फॉर स्मॉल कंपनी जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है। नाउ सरचार्ज कैसे लगता है? 1 से 10 करोड़ पे 7%। हाँ, यहाँ पे ऊपर के रेट्स अलग है, यहाँ पे अलग है। अच्छा, ऊपर 5 लोगों के लिए 50 लाख के ऊपर सरचार्ज है, इसके आगे 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज है सबके लिए। एंड 10 करोड़ पर 12%, ये सेम ही रहेगा। और सेस तो हमेशा सेम ही रहता है, उसमें पढ़ने की बात नहीं, सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी, यहाँ पे चाहिए फॉरेन कंपनी, तो आपके नोट्स में होगा, नहीं होगा तो उतना चेंज कर लेना। फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट अमेंडमेंट हुआ है, 40 का 35% हुआ है, ठीक है। उनके लिए सरचार्ज रेट कम है क्योंकि वो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, तो अप टू 1 CR देयर इज नो सरचार्ज। 1 CR से 10 CR तक 2% सरचार्ज, उसके ऊपर 5% से सेम, तो ये अमेंडमेंट हुआ है। फॉर अदर एसएससी पार्टनरशिप फॉर्म फ्लैट टैक्स रेट 30%, सरचार्ज अबव 1 करोड़ 12%, नो डिफरेंस। लोकल अथॉरिटी टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 12%। फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ देखो यहाँ पे स्लैब्स है, यहाँ पे क्या है, स्लैब्स है लेकिन एग्जम्पशन नहीं है। यहाँ पे स्लैब्स है बट एग्जम्पशन नहीं है। पहले 10,000 रुपए उनको टैक्स देना है 10%, कितना देना है? 10%। तो उन्होंने 5,000 भी कमाया तो 10% टैक्स देना है, अगले 10,000 रुपए 20% देना है, एंड 20 के ऊपर जितना इनकम है उस पर 30% टैक्स देना है, और उनके लिए ये सरचार्ज के रेट्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 1 से 10 करोड़ में 7% सरचार्ज है और उसके ऊपर 12% है, बाकी सबके लिए सेम है 12%। ये आपको ऐसे अलग अलग रेट्स लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो पहले जो 5 है ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई, उस पर ज्यादा फोकस करना है, इस पे नहीं आते क्वेश्चन में। एंड इसका कैलकुलेशन सिंपल है क्योंकि स्लैब्स ही नहीं है, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। नाउ ये है मैक्सिमम मार्जिन रेट। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम मार्जिन रेट? आपका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स प्लस हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज प्लस 4% सेस, इन सबका टोटल है ना। तो दिया है मैंने, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपीबीवाई के लिए ये है, या फॉर्म के लिए इतना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये, फॉरेन कंपनी के लिए अभी 35% की सबसे किया है। तो कैसे करना है दिखाता हूँ, बाकी सबके लिए वैसा करो। सपोज आप इंडिविजुअल हो, चलो अपन एक वर्किंग करते हैं एमएमआर का।
सो बताओ कैसे करते हैं। एक दिखाता हूं, व्हाट इज द हाईएस्ट टैक्स रेट? 30%। सरचार्ज एट 37%। सो अगर मैं करता हूं 30 इंटू 37%, 11.1, ये हो गया 41.1। सेस एट 4%, 1.64, तो 41.1 प्लस 1.64, तो 42.74, 42.74। इसको बोलते हैं एमएमआर। तो आपके लिए हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज, सेस तो सबके लिए सेम रहेगा। तो ऐसे हमने टेबल बना के दिया है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। चलो नाउ लास्ट स्कीम है, लास्ट पॉइंट है एंड चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल रिवीजन खत्म। अल्टरनेट टैक्स रेजिम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। नाउ पहले स्कीम क्या मैं आपको बताता हूँ, और ये चैप्टर 1 में मैं क्यों लेके आया वो भी बताता हूँ, क्योंकि काफी सारे मॉड्यूल्स में इसको एंड में दिया है, तो दोनों का क्लैरिफिकेशन दे दो कि पहले चैप्टर में क्यों लेके आया हो। तो इस स्कीम का नाम है अल्टरनेट टैक्स रेजिम, सेक्शन है 115 BAC 1A। अभी जो अपना फोकस है वो इंडिविजुअल पे है, इसके लिए इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, ये सभी एसएससी के लिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपना फोकस अभी इंडिविजुअल पे है। अब इसमें गवर्नमेंट ने ऑप्शन क्या दिया है, गवर्नमेंट ने सोचा क्यों नहीं कॉमन मैन का टैक्स की बचत की जाए, है ना। उस बेचारे का, क्योंकि इंडिया में महंगाई बहुत बढ़ रहा है, आपको पता है, मेरे को पता है, तो कॉमन मैन के लिए अपन कुछ स्कीम लेके आते हैं जिससे आपका टैक्स सेविंग होगा, तो उसके लिए स्कीम लाया है। तो एज एन इंडिविजुअल आपके सभी दोस्तों दो ऑप्शन है ना, रिटर्न फाइल करते समय आप एक रेगुलर स्कीम में जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं ATR अल्टरनेट टैक्स रेजिम स्कीम में जा सकते हैं। इसमें अगर आप पूछेंगे सर फर्क क्या है, मेन इसमें टैक्स रेट्स कम है, तो अगर आपको टैक्स कम पे करना है ना, यहाँ पे टैक्स ज्यादा है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका इनकम 15 लाख लेते हैं, आप 15 लाख लेते हैं तो बोल रहा हूँ, तो रेगुलर स्कीम में टैक्स आपका ज्यादा होगा एंड इस स्कीम में आपका टैक्स कम होगा। तो जिसका मेन मोटो है कि मेरे को टैक्स में बचत करना है, तो उनके लिए स्कीम मस्त है जिसका नाम है ATR। बट जब आप स्कीम में जाओगे ना, सी गवर्नमेंट इतना आसानी आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो जब भी आप इस स्कीम में जाओगे आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वो बेनिफिट्स आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे एंड द मोमेंट टू सैक्रिफाइस दोस बेनिफिट्स आपका इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते हुए, कि अगर आपका इनकम इस स्कीम में 15 लाख तक आ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो ये स्कीम बेटर है। तो प्रैक्टिकली क्या किया जाता है कि दोनों स्कीम को हम कंपेयर करते हैं, दोनों स्कीम को क्या करते हैं कंपेयर, कि कहाँ पे टैक्स कम आ रहा है एंड जहां पे टैक्स कम आ रहा है वो बेस्ट ऑप्शन है। ये पहला मोटिव। सेकेंड मोटिव टैक्स प्लानिंग का भी होता है कि जब आप स्कीम में जाते हैं ना, तो काफी सारे फ्यूचर बेनिफिट्स आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सोच समझ के स्कीम में एंट्री करना है। फॉर सैलरी देयर इज नो प्रॉब्लम, सैलरीड पीपल ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ कि बिजनेसमैन, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन की। अपन ने स्कीम पढ़ा, अपन रिवीजन, वो एक बार एंट्री किया तो उसके लिए बाहर एग्जिट नहीं है, एक ही बार कर सकता है वो। तो फॉर सैलरीड पीपल दे कैन टेक अ चांस कि आके देखते क्या होता है, तो बिजनेसमैन ने सोच समझ में इसमें आना चाहिए। तो अगर आप स्कीम में आते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या अपने को देखना है, ठीक है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल एचएफ के लिए हाईएस्ट टैक्स रेट 30% है ना, जो अगर इनकम 10 लाख के ऊपर है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है अल्टरनेट टैक्स रेजिम, जो ऑप्शनल स्कीम है, तो उसमें देखो टैक्स कैसे निकलता है। तो गाइस ये टेबल अपन ने लास्ट ईयर तक पढ़ा था और इसमें भी अभी अमेंडमेंट हुआ है। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, दोनों में सेम था। अच्छा यहाँ पे एज का क्राइटेरिया नहीं है, तुम सीनियर सिटीजन हो या सुपर सिटीजन, सबको 3 लाख तक टैक्स नहीं आएगा। तो जो बंदा सुपर सीनियर सिटीजन है उसका लॉस हो गया, क्योंकि वो 5 लाख तक टैक्स नहीं भर रहा था, यहाँ पे वो 3 लाख के ऊपर टैक्स भरेगा। तो 2 लाख पे वो जो 5% देगा 10,000, ये उसका नुकसान है। इसलिए मैंने कहा इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, अपन दोनों स्कीम में फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे कि टैक्स कहाँ पे कम आता है, वो स्कीम बेस्ट है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है। देन अभी 3 to 7 लाख 5% है, पहले 3 to 6 था 5%,
अभी 7 कर दिया। देन 6 to 9 था, अभी 7 to 10 कर दिया 10%। देन 9 to 12 था 12%, अभी 10 से 12 कर दिया। 12 से 15 दोनों में 20% ही है, उसमें चेंज नहीं है। एंड 15 के आगे 30% है। तो वैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, गवर्नमेंट ने 1-1 लाख से लिमिट बढ़ा दिया, टैक्स रेट वही है। तो आपको कंपेयर क्या करना है, ये ओनली, इतना ही चेंज हुआ है ना। 6 लाख का 7 लाख हुआ है, 7 to 10 हुआ है एंड 10 to 12 हुआ है। तो इसमें इस रेट से आपको टैक्स निकालना है एंड जहां पे टैक्स करना है वो स्कीम आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा इनकम, लेट से इनकम लेते हैं अपन 15 लाख है, तो रेगुलर स्कीम में कितना आएगा, अप टू 2.5 लाख, है ना। या अपन डायरेक्टली काम करते हैं अपन, रेगुलर स्कीम एंड AGR। इनकम लेता हूं मैं 12 लाख, ठीक है। पहला अपन जाएंगे ऑप्शन रेगुलर स्कीम, अप टू 2.5 लाख नील टैक्स, 5% जाएगा 12,500। 5 लाख टू 10 लाख 20%, दैट इज 20,000। एंड 10 लाख से 12 लाख 30%, 60,000। तो अगर मैं ओनली टैक्स निकाल दो, देखो सेस सरचार्ज दोनों स्कीम में सेम ही है, तो 172 आएगा। अभी मैं जाता हूं ATR, एज पर अमेंडमेंट अपन वर्किंग करेंगे। अमेंडमेंट कहां पे हो मैंने आपको बता दिया, पहले अप टू 3 लाख सर देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी 3 लाख टू कितना बोलो, 7 लाख हुआ है, 5%, तो 4 लाख पे 5%, 20,000 होगा, बराबर ना। 4 लाख पे नहीं, 7 to 10, 3 लाख पे 10%, 30,000 होगा, चेक करो, 5%, 10%, एंड उसके ऊपर 20%, 60,000। तो अगर मैं वर्किंग करता हूं तो 1,10,000 रुपए टैक्स आ रहा है। तो देखो दोनों स्कीम आपके सामने है। नए स्कीम में 3 to 7 5%, 4 लाख का 5% 20,000, 7 to 10 3 लाख का 10% 30,000, 10 to 12 20। तो यहाँ पे देखो आपका टैक्स सेविंग कितना हो रहा है, 60 to 500 का आपका टैक्स सेविंग हो रहा है। तो अगर आपको ये करना है तो ये आपके लिए बेटर स्कीम है। तो ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, थ्योरेटिकली इसका आंसर नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे तो ही आंसर आने वाले हैं, समझ आपको। तो ये है अमेंडेड रेट्स। तो प्लीज इस अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि काफी बच्चों ने लास्ट ईयर पढ़ा रहेगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कंफ्यूजन नहीं है। ये अपना फाइनेंस एक्ट 24, एज आई सेड ये पूरे अमेंडेड लेक्चर से, तो जहां जहां पे अमेंडमेंट है मैंने वहां पे लिखा है, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी कुछ नोट्स एग्जाम शेड्यूल मैंने बता दिया फटाफट, सबके लिए 3 लाख होगा, डरने की बात नहीं है, कुछ भी हो जाए। रिबेट, रिबेट कैसे मिलेगा, पूरा रेगुलर स्कीम में 5 लाख है, यहाँ पे 7 लाख तक मिलेगा। कब तक मिलेगा, 7 लाख तक मिलेगा, जो भी टैक्स आएगा उसका अमाउंट, ठीक है। बस अभी इसमें चेंज क्या होगा, अभी देखो 7 लाख तक कितना टैक्स आएगा, तो अभी 7 लाख तक आपको रिबेट मिलेगा, जो भी टैक्स आएगा वो अमाउंट या 25,000 विच इज लेस। बाकी जो स्पेशल कैटेगरी इनकम है, जैसे अपने पढ़ा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, लॉन्ग टर्म गेन, वो एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पे आपको अभी रिलीफ मिलेगा, उसका लिमिट मैंने बता दिया, पहले लिमिट अलग था, अभी व्हाट इज द लिमिट, नाउ व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ। अभी क्या होता है देखो, पहले जो लिमिट था वो ज्यादा था 727, अभी जो मार्जिनल रिलीफ का लिमिट है ये है 722,220। नाउ व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ,
इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन, या इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, जो वहां पे पढ़ा था अपन ने वही है। इसका मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो आपको समझाता हूँ है कि 720 to 220 तक आपको क्या मिलेगा, उसका रिलीफ मिलेगा। एंड सरचार्ज जो है तो पुराना अमेंडमेंट ही है, 5 करोड़ के ऊपर पड़ा था 37% है, बट इस स्कीम में आपको 25% ही देना है। नेक्स्ट इसमें आपको रिबेट मिलेगा, कितना मिलेगा रिबेट, नॉर्मल स्कीम में 5 लाख मिलता है, यहाँ पे 7 लाख तक रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा रिबेट, 100% ऑफ इनकम, जितना टैक्स है टैक्स, या 25,000 विच एवर इज लेस, ठीक है। देन जो बाकी स्पेशल कैटेगरी इनकम है उस पर एज इट इज टैक्स रहेगा। ये मार्जिनल रिलीफ अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब कवर करेंगे। सरचार्ज क्रेडिट यहाँ पे नॉर्मली 5 करोड़ के ऊपर 37% है, पर यहाँ पे 25% होगा। नाउ दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर आप इस स्कीम में आते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। अब ये बेनिफिट्स के मैंने चैप्टर नंबर दिए हैं, वो वहां पे अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि सर आपने चैप्टर पहले क्यों करवाया, क्योंकि क्या होता है जब भी आप जैसे अपन चैप्टर 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, तो वहां पे ATR का स्कीम अप्लाई करना पड़ता है ना। तो उस समय ये पॉइंट मैं आपको वापस बताऊंगा चैप्टर 4 में, बट मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन क्यों दे दिया, क्योंकि मेरे को कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके लेना है चैप्टर 1 में ही, इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ता है। तो ये अपन ने पूरा स्कीम नहीं पढ़ा है, जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना ये स्कीम आपको पूरा समझ आता है। अपन ने अभी पार्शियल पढ़ा है, जितना रिक्वायर्ड उतना पढ़ा है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस पूरा जिस चैप्टर में जाऊंगा मैं वापस डिस्कशन करूंगा और इसको कवर करके अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अभी आपको घर पे इसके ऊपर का जो पार्ट है, बस नए स्कीम के रेट्स क्या है और कैलकुलेशन कैसे होता है, बस उतना समझना है। उसका इम्पैक्ट हर एक चैप्टर पे क्या होगा वो अपन आगे जाके देखेंगे। तो ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे और ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अभी टेंशन मत लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप स्कीम में आते हैं तो आपके जो पुराने लॉसेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, वो एज्यूम किए जाएंगे कि उसका सेटअप हो चुका है, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आपको AMT का स्कीम अप्लाई नहीं होगा, ये भी अपन बाद में देखेंगे। देयर इज वन मोर स्कीम, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो भी आपके लिए अप्लाई नहीं होगा, पर इसका पूरा डिस्कशन आगे होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो पॉइंटर्स, ये चैप्टर्स पहले आते हैं, इसलिए मैं आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जब जैसे मैं इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाऊंगा इसके अपन न्यूमेरिकल करेंगे, डोंट वरी। एंड ये देखो ऑप्शन है, ओके, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, मतलब आपका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, तो आप एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर ऑप्शन ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बस रिटर्न फाइल करने से पहले गवर्नमेंट को बताना है कि इस साल मैं नॉर्मल स्कीम में हूं या ATR में हूं। लेकिन जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक बार वो स्कीम में आ गए फिर रिवर्स मार्ग नहीं है, उनके लिए कंपलसरी है, बस एक बार वो विड्रॉ कर सकते हैं। कौन से साल, जिस साल एक्सेस के उस साल नहीं, उसके अगले साल विड्रॉ कर सकते हैं, बट बाद में वापस आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो बस गाइस ये थ्योरी पार्ट है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दो। जो अपन ने किया है ये थ्योरी एज सच ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इन सब के न्यूमेरिकल्स होंगे तो समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर 1 का अपन ने पूरा थ्योरी वाला रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको पसंद आ रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और जो मैं न्यूमेरिकल वीडियोस लेके आऊंगा उसको भी जरूर देखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।